हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हेज ए साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी मैम। सो आज हम क्लास 8 का 17 चैप्टर कर रहे हैं, स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। स्टार्स के बारे में हम पहले भी पढ़ते हैं और जनरल लाइफ में भी सुनते हैं। सोलर सिस्टम क्या होता है? जो हमारा अंतरिक्ष हम कहते हैं, स्पेस हम कहते हैं, जहाँ पे प्लैनेट्स प्रेजेंट होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, ये सारा क्या होता है? सोलर सिस्टम होता है। सो पहेली एंड बुजो विजिटेड देयर ग्रैंड पेरेंट्स विलेज ड्यूरिंग द समर ब्रेक। पहेली एंड बुजो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के विलेज में गए समर ब्रेक में। आफ्टर डिनर दे वेंट ऑन टू द रूफ ऑफ द हाउस। वो छत पर गए। इट वॉज क्लियर क्लाउडलेस नाइट। ये एक ऐसी रात थी जहाँ पर बादल नहीं थे। दे वर सरप्राइज टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्टार्स इन द स्काई। वो सरप्राइज हुए, हैरान हुए जब उन्होंने रात को तारे देखे। दे हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीन इन देयर सिटी। उन्होंने इससे पहले ये सीन कभी अपनी सिटी में नहीं देखा था। पहली वंडर्ड वाई द विलेज स्काई वाज सो डिफरेंट फ्रॉम द नाइट स्काई। अब वो ये सोच रही थी कि जो विलेज का स्काई है वो हमारे स्टार्स, जो सिटीज़ के स्काई होते हैं, वो इतना क्लीन कैसे है, मतलब वहाँ पर इतने ज़्यादा स्टार्स कैसे चमक रहे हैं। हर ग्रैंड फादर एक्सप्लेन दैट ड्यू टू ब्राइट लाइट, स्मोक एंड डस्ट, द स्काई इन द बिग सिटीज इज रेयरली क्लियर। कि हमारे जो सिटीज़ होती हैं, हमारे पोल्यूशन ज़्यादा होता है, स्मोक डस्ट ज़्यादा होती है, इस वजह से हमें अपने स्टार्स विजुअलाइज नहीं होते हैं। नाइट स्काई वॉचिंग कैन बी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस एट अ प्लेस वेयर देर आर नो ब्राइट लाइट्स एंड द एटमॉस्फेयर इज क्लियर। हम जो हैं ऐसे नाइट स्काई कहाँ पे देख सकते हैं? जहाँ पर एटमॉस्फेयर साफ होता है, मतलब जहाँ पर हमें स्टार्स क्लियर दिख पाते हैं। लुक एट द स्काई ऑन अ डार्क क्लियर नाइट, यू सी द एंटायर स्काई डॉटेड विद काउंटलेस स्टार्स, सम ब्राइट एंड सम नॉट सो ब्राइट। हम देखते हैं कि स्काई में कुछ स्टार्स ज़्यादा ब्राइट होते हैं और कुछ इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। ऑब्जर्व दैम केयरफुली। द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट ट्विंकल आर प्लैनेट्स। अब जो ऑब्जेक्ट्स ट्विंकल नहीं करते हैं, एक स्टार्स तो ट्विंकल करते हैं, दैट आर स्टार्स। अब जो ट्विंकल नहीं करते हैं, टिमटिमाते नहीं हैं, दैट आर कॉल्ड एज प्लैनेट्स। जैसे कि अर्थ भी हमारा क्या है? एक प्लैनेट है। द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। मून जो है सबसे ब्राइटेस्ट थिंग है हमारी जब रात को हम आसमान को देखते हैं। द स्टार्स, द प्लैनेट्स एंड द मून एंड द मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड कैलेस्ट्रियल बॉडीज। ये जो बॉडीज़ हैं जो हमारे स्पेस में प्रेजेंट है, स्टार्स, प्लैनेट्स, मून और भी जो मेटियोरॉइड्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, ये सब क्या होती हैं? कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ कहलाती हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द मून। हम चांद के बारे में बात करते हैं। इज देयर अ चेंज इन द शेप ऑफ द मून एवरी डे। हम डेली देखते हैं कि जो मून है उसकी शेप में चेंज आ रहा होता है, उसे हम बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। मतलब एक होता है फुल मून, एक होता है न्यू मून। एक पे हमें पूरा का पूरा मून विजुअलाइज होता है, एक पे वो बिल्कुल ही डार्क हो जाता है, वो दिखाई देना ही बंद हो जाता है। द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज फुल मून डे। और फुल मून डे क्या होता है? डेफिनेटली जब हमें फुल मून दिखता होगा, जब पूरा का पूरा मून हमें विजुअलाइज होगा, उसे हम बोलते हैं फुल मून डे। देयर आफ्टर एवरी नाइट, अब जब फुल मून हमें दिख जाता है उसके बाद हर रात क्या होता है? Every night the size of bright part of the moon appears to become thinner and thinner on the 15th day। अब जब हमें फुल मून दिख गया है, प्रॉपर मून विजुअलाइज हो रहा है, उसके बाद धीरे धीरे उसका साइज घटता शुरू होता है, उसकी मतलब डार्कनेस आनी उसमें शुरू हो जाती है। पहले इतना सा हिस्सा छुपेगा, फिर दोबारा, फिर आधा, और फिर बिल्कुल ही वो एक टाइम पे जाके क्या हो जाएगा? 15 दिन के बाद वो दिखना बंद हो जाएगा। दिस डे इज नोन एज न्यू मून डे। मतलब जब हमें पूरा का पूरा चांद दिख रहा है, दैट इज फुल मून डे। और जब बिल्कुल दिखना बंद हो गया 15 दिन के बाद, उसे हम बोलते हैं न्यू मून डे। तो हम क्या लिखते हैं? ऑन द 15th डे द मून इज नॉट विजिबल एंड दिस डे इज नोन एज न्यू मून डे। द नेक्स्ट डे, अब जब बिल्कुल दिख नहीं रहा, अब अगले दिन से क्या होना शुरू हो जाएगा? वो थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाएगा। द नेक्स्ट डे ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ मून अपीयर्स इन द स्काई। पहले क्या था? पूरा का पूरा दिख रहा था, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा ब्लर होना शुरू हुआ और एक टाइम पे जाके वो बिल्कुल डार्क हो गया। अब डार्क होने के बाद अगले दिन से क्या शुरू होगा? वो थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाएगा और एक टाइम पे जाके हमें वो पूरा का पूरा मून दिखने लग जाएगा। तो ये एक पूरा साइकिल होता है 15 डेज़ का। 15 डेज़ के बाद हमें फुल मून दिखता है, 15 डेज़ के बाद फिर न्यू मून आता है, एंड फिर फुल मून एंड फिर न्यू मून। तो इन सबको क्या बोलते हैं? हम फेजेस ऑफ द मून, जिसमें हम मून की पोजीशंस को या शेप्स को या ब्राइटनेस को चेंज होते देखते हैं। द वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। सो मून को डिफरेंट शेप्स में देखना, डिफरेंट ब्राइटनेस में देखना, दैट इज कॉल्ड एज फेजेस ऑफ मून। अब इसके अंदर इस डायग्राम में दिखाया गया कैसे कैसे मून के फेजेस बदलते हैं। अब यहाँ पर क्या है? फुल मून है, यानी कि पूरा का पूरा मून हमें विजुअलाइज हो रहा है। इसके बाद अगर हम यहाँ चलें, थोड़ा सा इसका पार्ट ये ढक चुका है, मतलब थोड़ी थोड़ी डार्कनेस आनी शुरू हो गया। यहाँ पर क्या हुआ? बिल्कुल हाफ डार्कनेस आ चुकी है। अब बिल्कुल इतनी डार्कनेस आ चुकी है, बिल्कुल इतना सा मून दिख रहा है, और इस टाइम पे आके क्या आ गया? यानी कि 15 दिन बीत चुके हैं, और 15 दिन के बाद फुल मून से कहाँ पर आ गया? हम न्यू मून पे। अब न्यू मून से अगले दिन क्या होता है? थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हुआ, फिर आधा दिखना शुरू हुआ, और फिर थोड़ा और दिखना शुरू हुआ, और 15 डेज़ के बाद क्या हुआ? पूरा का पूरा दिखना शुरू हो गया। यानी कि 15 डेज़ के बाद न्यू मून आया, न्यू मून के 15 डेज़ बाद फुल मून, फिर न्यू मून, एंड देन फिर से फुल मून। तो ये होते हैं हमारे फेजेस ऑफ मून। द मून सरफेस। द मून इज अ फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट
फॉर पोइट्स एंड स्टोरी टेलर्स। मून जो एक आकर्षण का केंद्र है, आकर्षित वस्तु है किसके लिए? पोइट्स एंड स्टोरी टेलर्स के लिए। बट व्हेन एस्ट्रोनॉट्स लैंडेड ऑन द मून दे फाउंड दैट मून सर्फेस इज डस्टी एंड बैरन। जब एस्ट्रोनॉट्स लैंड करते हैं मून पे, वो देखते हैं मून का सर्फेस क्या है? डस्टी है थोड़ा, और बैरन है, बंजर टाइप है, बिल्कुल सूखा हुआ। देयर आर मैनी क्रेटर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। क्रेटर्स होते हैं जब कोई एक स्टार आके किसी सर्फेस पे गिरता है, वहाँ पर एक पिट बना देता है, खड्डा सा बना देता है, जिसे हम बोलते हैं क्रेटर। There are many craters of different sizes. It has a large number of steep and high mountains. वहाँ पर mountains भी हैं. Some of these are as high as highest mountains on the earth. बहुत ज़्यादा बड़े जैसे अर्थ पर mountains होते हैं, उसके जैसे वहाँ पर भी mountains present है. The moon has no atmosphere. मून के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पर पानी भी नहीं है. Can any life exist on the moon? क्या लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है मून पे? तो जहाँ पर ना हवा है ना पानी है, वहाँ पर स्टे नहीं कर सकते हैं. अगर हम अपना साथ में जो है मटेरियल साथ लेकर जाते हैं तो हम कुछ दिन तक वहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर परमानेंट लाइफ पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट इज द स्टार्स. अब स्टार्स के बारे में देखते हैं. व्हाट अदर ऑब्जेक्ट्स डू यू सी इन द नाइट स्काई? नाइट स्काई में मून के अलावा और क्या देखते हैं? स्टार्स देखते हैं. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई. ऑब्जर्व केयरफुली ऑन अ डार्क नाइट एंड फ्रॉम अ प्लेस अवे फ्रॉम द बिग सिटी. आर ऑल स्टार्स इक्वली ब्राइट? आर दे ऑफ द सेम कलर? के सारे स्टार्स ब्राइट होते हैं एक जैसे या सेम कलर के होते हैं? इनफैक्ट स्टार्स एमिट लाइट ऑफ देयर ओन. स्टार्स के पास जो है अपनी लाइट होती है, बट मून के पास अपनी लाइट नहीं होती है. मून जो है सन की लाइट से रिफ्लेक्ट करता है, शाइन करता है. द सन इज ऑल्सो स्टार. सन भी क्या है? स्टार है, बिकॉज उसके पास अपनी लाइट है. वाई डज इट अपीयर सो लार्ज कंपेयर टू अदर स्टार? द सन इज नियरली 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. सन का जो डिस्टेंस है वो अर्थ से कितना है? 150 मिलियन है. द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार्स इज अल्फा सेंचुरी. इट इज एट डिस्टेंस ऑफ दिस किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ. कैन यू रीड दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर्स कन्वीनियंटली? सम स्टार्स आर इवन फर्दर अवे. तो इसको जो है हम किलोमीटर्स में पढ़ना थोड़ा मुश्किल मानते हैं, तो इसके लिए एक और यूनिट का यूज़ किया गया है जिससे हम डिस्टेंस को माप सकें. सच लार्ज डिस्टेंसेज आर एक्सप्रेस्ड इन अदर यूनिट नॉन एज लाइट ईयर. तो इसके डिस्टेंस को हम किस में मापते हैं? लाइट ईयर में. इट इज़ अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर. लाइट ईयर क्या होता है कि एक साल में लाइट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज कॉल्ड एज लाइट ईयर. रिमेंबर दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट 3 lakh kilometer per second. Thus, the distance of the sun from the earth may be said to be 8 light minutes. The distance of Alpha Centauri in about 4.3 light years. In fact, the stars are present in the sky during the daytime also. Stars जो है daytime में भी present होते हैं. However, they are not visible because of the bright sunlight. अब stars जो है every time present है, वो चमक भी रहे हैं, लेकिन जो sun की light है वो ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हमें stars visualize नहीं होते daytime में. You observe some prominent star or group of stars in the sky for about 2 hours or more. What do you find? Do you find any change in the position of the stars in the sky? क्या हम stars की position में change दिखते हैं कोई? You will find the stars appear is to move from east to west. Stars की movement कहाँ से होती है? East to west होती है. A star which rises in the east in the evening sets in the west in the early morning. जो शाम को east से निकला है star, rise हुआ है, वो सुबह early morning में west में set हो जाएगा. Why do stars appear to move from east to west? Let us find out. Paley recalls when she is in the moving train, the nearby trees and building appears to move backward. अब ये कह रहे हैं कि जब हम बस में ट्रैवल करते हैं, सपोज इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं? ट्रीज या बिल्डिंग्स है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं. सेम केस हमारा स्टार्स के साथ है. हमारी अर्थ कैसे रोटेट कर रही है? वेस्ट टू ईस्ट. सपोज ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है. हमारी अर्थ कैसे रोटेट कर रही है? इस तरह से. तो जब हम इस साइड जा रहे हैं तो हमें दूसरी चीज़ यानी कि स्टार किस साइड जाते दिखेंगे? उससे अपोजिट. जैसे हम आगे जा रहे हैं तो हमें ट्रीज पीछे जाते दिख रहे हैं, वैसे ही हमारी अर्थ कैसे घूम रही है? ऐसे. तो जो चीज़ वहाँ पड़ी है वो हमें इस तरह से मूव करती दिखेगी, यानी स्टार्स जो है हमें ईस्ट टू वेस्ट दिखेंगे, और हम कहाँ मूव कर रहे हैं? वेस्ट टू ईस्ट. Next is constellations. Look at the sky for some time. Can you see some stars forming groups of shapes like those in figure 17.11? अब अगर हम स्टार्स को काफ़ी देर तक विजुअलाइज करें तो हमें कोई ना कोई वो शेप बनती दिखती है, जैसा उन्होंने फिगर 17.11 में कहा है. तो इनको नाम दिया गया ग्रेट बियर, दैट इज ओरियन, दैट इज कैसोपियो एंड लियो मेजर. तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? Constellations. The star forming a group that has a recognizable shape is called constellation. ऐसा ग्रुप ऑफ स्टार्स जिसको हम रिकोगनाइज कर सकें, किसी ना किसी चीज़ से कंपेयर कर सकें कि इस तरह की शेप बना रहा है, ये दूसरे तरह की शेप बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एज constellation. One of the most famous constellation which you can see is during is in summer time in the early part of the night is Ursa Major. Ursa Major जो है एक तरह का constellation है. It is also known as Big Dipper, the Great Bear of Saptarishi. There are 7 prominent stars in this constellation. इसके अंदर जो है 7 जो है 7 जो है स्टार्स हैं इस कॉन्स्टेलेशन के अंदर, मतलब 7 स्टार्स मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा उर्सा मेजर बनाते हैं.
इट अपियर्स लाइक अ बिग लेडल और अ क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क की तरह दिखता है। देयर आर 3 स्टार्स इन द हैंडल ऑफ लेडल एंड 4 एट्स बाउल, जैसा कि इसमें दिखाया गया 3 स्टार्स ये दिखाए गए हैं और 4 यहाँ पर दिखाए गए हैं। फाइन, तो इस तरह से एक शेप बनती दिखती है हमें स्टार्स की। Orion is another well-known constellation that can be seen during winter in the late evenings। एक और इन्होंने कॉन्स्टलेशन का नाम लिया ऑरियन। ऑरियन की पिक्चर हम पहले देख चुके हैं। सो इस टाइप की पिक्चर होती है, ऑरियन की शेप है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्टार्स हैं और यहाँ पर 2 स्टार्स हैं और एक बीच में इनके स्टार है। तो ये हमारे ऑरियन की शेप है, ये भी स्टार से मिलकर बना है। It is one of the most magnificent constellation in the sky. It has also 7 or 8 bright stars. Orion is also called a hunter. Orion को हम hunter भी कहते हैं। The 3 middle stars represent the belt of hunter. The 4 bright stars appear to be arranged in the form of quadrilateral. अब उन्होंने कि जो हमारा क्या बोला था, 3 middle stars represent the belt of hunter। अब 3 middle star वो बेल्ट बनाते हैं हंटर की। And the 4 bright stars appear to be arranged in the form of quadrilateral। और 4 bright star क्या बना रहे हैं, quadrilateral बना रहे हैं। द स्टार सिरियस विच इज़ ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, ये जो स्टार है ब्राइटेस्ट स्टार है स्काई का, इज लोकेटेड क्लोज टू द ऑरियन। ये जैसे ऑरियन दिखाया गया और इसके पास ही सिरियस एग्जिस्ट करता है। टू लोकेट सिरियस इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 3 मिडल स्टार्स ऑफ द ऑरियन। यहाँ से उन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, लुक अलॉन्ग दिस लाइन टुवर्ड्स द ईस्ट, अगर हम ईस्ट की तरफ इस लाइन को एक्सटेंड करें, दिस लाइन विल लेड टू यू अ ब्राइट स्टार, इट इज कॉल्ड सिरियस। अगर हम इस लाइन को यहाँ एक्सटेंड करें तो यहाँ पर एक ब्राइट स्टार होगा जिसे क्या बोलते हैं, सिरियस। Cassiopeia is another prominent constellation in the northern sky. It is visible during winter. ये विंटर में ही दिखाई देता है। It looks like a distorted letter W और M। ये W और M की तरह दिखता है हमें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कैसोपिया, यहाँ पर या तो ये W लग रहा है, अगर हम बुक को घुमा के देखते हैं ये एक तरह का M लगेगा। तो मतलब डिफरेंट स्टार जब ग्रुप बनाते हैं तो अलग अलग शेप्स को बनाते हैं और वो शेप हर एक के माइंड पर डिपेंड करते हैं कि हम उसे किस शेप में विजुअलाइज कर रहे हैं।